अब योगेंद्र चांदोलिया साहब इसी विषय पे कुछ और गहनता से अपनी बात कहेंगे। चांदोलिया साहब। परम आदरणीय अध्यक्ष जी, ये जो प्रस्ताव आपने यहां रखा है, ज्ञान लक्ष्य कल्याण कोष, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने हमारे धर्म गुरुओं के नाम के ऊपर इस कल्याण कोष की स्थापना की है। और ये वास्तव में रैगर महासभा के द्वारा उठाया गया कदम बहुत ही अच्छा कदम होगा, जो अनेक वर्षों तक याद किया जाएगा। क्योंकि जब हम काम करते हैं और काम के पीछे उसकी भावना क्या है वो हम देखते हैं, तो उसी बात से अंदाजा लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि मैं भी एक दिल्ली में एक संस्था चलाता हूं और उस संस्था का मैं अध्यक्ष हूं। और राजस्थान की झाड़ली की घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि मुझे एक मैसेज आया व्हाट्सएप पर, सब लोगों को आया कि झाड़ली के अंदर बाबूलाल नाम का एक व्यक्ति जिसकी रीढ़ की बीमारी के कारण भट्टों पे वो काम करता था मजदूर, और उसकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई तो वह बिस्तर के ऊपर लाइलाज बीमारी का शिकार हो गया। उसकी पत्नी का मैसेज था कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो मैं अपनी समिति की तरफ से, मेरे साथ खूबराम सबलानिया जी, हमारी समिति के महामंत्री आत्माराम जी, हमारे श्रवण कुमार जलूथरिया जी, श्री मदन खत्री जी, श्री गणपत राय मोहनपुरिया जी, हम सब लोग वहां पर झाड़ली गांव के अंदर गए। और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि जब हमने अपनी संस्था की तरफ से 1 लाख रुपया उस परिवार को दिया, तो मैंने उस बहन जी से पूछा, बहन जी इस पैसे का आप क्या करोगी? तो उसने कहा कि मैंने इनके इलाज कराने के लिए मैंने लोगों से ब्याज का पैसा लिया था। तो हमने उनको कहा कि आप उसके बाद क्या करोगी, कैसे आपका खर्च होगा? तो उसने कहा कि मैं केवल जो गलीचे का काम है उसकी बुनाई करती हूं, उसकी 3 बेटियां थी। इस प्रकार की आपने जो काम करने की जो आपने कोशिश की है, ये वास्तव में आपका कदम सराहनीय है। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, राजेंद्र वर्मा जी जो आपके अध्यक्ष हैं, जोधपुर के अध्यक्ष हैं आपके, उनका मुझे फोन आया झाड़ली के अंदर, और उन्होंने भी 11,000 रुपए एक व्यक्ति को वहां पर भेजे झाड़ली गांव के अंदर कि मैं भी उसे मदद करना चाहता हूं। इस प्रकार की लोगों की लगन, आपकी महासभा की लगन है। मैं इस अवसर पर आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप इसका कब अकाउंट खोलेंगे, क्योंकि मेरी संस्था जिसका मैं अध्यक्ष हूं और जो पिछले 10 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र के अंदर, धार्मिक क्षेत्र के अंदर, केवल राजनीतिक क्षेत्र में वो काम नहीं करती और सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में काम करती है। मैं घोषणा करता हूं, मैंने किसी पदाधिकारी से बात नहीं की, लेकिन मेरी समिति की मेरी ताकत जो है, मेरी समिति के लोग हैं और मेरी टीम है, मैं उनके बिगैर आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि हमारी समिति की तरफ से 1 लाख रुपया हम ये घोषणा कर रहे हैं इस ज्ञान लक्ष्य कल्याण कोष के अंदर। कल ही हम आप अकाउंट खुलवाइए, हम आपको आरटीजीएस करवा देंगे, क्योंकि भगवान की आशीर्वाद से हमारे दिल्ली के दानदाताओं की तरफ से बहुत लोगों का भरपूर हमें सहयोग मिलता है। और मैं हमारे स्वागत समिति के मेंबर अध्यक्ष जी, मुझे अभी खूबराम जी बता रहे हैं कि मैं झुंझुनू के अंदर कार्यक्रम के अंदर गया था, तो झुंझुनू के कार्यक्रम से जब मैं निकला तो सीकर के अंदर उन्होंने ज्ञान छात्रावास बनाने की बात की। तो उन्होंने कहा जी आप हमारे कार्यक्रम में आइए, तो अध्यक्ष जी भी वहां मौजूद थे। हमने वहां भी 1 लाख रुपए की घोषणा की थी हमारी समिति की तरफ से। और मैं लगातार, हमारा प्रयास है कि समाज के इस काम के अंदर गरीब लोगों के लिए, शिक्षा के लिए, और मेरे सामने बैठे हमारे जगदीश चंद्र दोतानिया जी, नवल साहब आपके सामने की बात है, मुक्तेश चंद जी, और अभी वो चले गए हमारे नरेंद्र कुमार जी, किस प्रकार से शिक्षा के बारे के अंदर हमारी जो समिति है दिल्ली प्रांतीय रैगर मंदिर प्रबंधक कमेटी, वो लाइब्रेरी का जिस प्रकार से मंदिर में, बिल्कुल चौहान साहब ठीक कह रहे थे कि हमारे जो धर्म स्थल हैं उनका उपयोग कहीं ना कहीं शिक्षा के बारे में किया जाना चाहिए। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि काफी देर से सब लोग बैठे हैं, मैं 1 लाख रुपए की हमारी समिति की तरफ से घोषणा करता हूं, आप उसे स्वीकार करेंगे। और मैं लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि आप तन मन धन से इस काम में सहयोग करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके योगदान के लिए, आपके मोटिवेशनल स्पीच के लिए। अब जो एक अंतिम विषय है अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के आरक्षण का, उसके ऊपर अपने संक्षिप्त विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोफेसर राजकुमार जी फलवारिया को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात कहें।
धन्यवाद अध्यक्ष जी। अखिल भारतीय रेगर महासम्मेलन के इस कुंभ में जिसका नेतृत्व हमारे बीएल नवल साहब कर रहे हैं, इस महाकुंभ के संयोजक योगेंद्र चांदोलिया जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि अध्यक्ष जी को कि आपने बड़ी विद्वतापूर्ण, आपने शायद 46 के बाद अपने 46 सम्मेलन के बाद ये पहला सम्मेलन होगा उसके बाद कि एक साथ 13 विषयों के प्रस्ताव आपने सदन में रखे हैं और इस समिति प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष, समिति के संयोजक अशोक कुमार तोनगिरे जी को मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने सारे विषय को उसमें समावेश किया है। किसी भी समाज की दिशा और दशा क्या तय होती है तो उस समाज की दिशा तय करने वाला वह शिक्षा का क्षेत्र होता है। इस शिक्षा के लिए आपने प्रस्ताव रखे। किसी समाज की दिशा किस प्रकार तय होगी तो उसकी सामाजिक व्यवस्था तय करती है, वो समाज के विषय भी आपने तय किए। उसके साथ साथ किसी भी देश समाज को अगर प्रगतिशील बनना है तो राजनीतिक क्षेत्र में भी उसका क्या प्रभाव हो उस विषय में भी आपने चिंता की है। शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र के इन तीनों पर्सपेक्टिव में आपने जो प्रस्ताव रखे वो सराहनीय हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेरा यह मानना है कि आपने जो अंतिम विषय दिया, जो मुझे जिस प्रस्ताव के रूप में आपने रखा दिया है, वो है अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को समाप्त करने की योजना। मित्रों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आज इस सदन में, आज इस सम्मेलन में मंच के सामने और मंच के ऊपर जितने भी लोग प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उसका कोई आधार है तो वो आरक्षण है। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी अगर कोई विधायक होगा, पार्षद होगा, मंत्री बना होगा तो उसका आधार आरक्षण है। मित्रों, अगर ये आरक्षण ना हो तो हम सरकारी नौकरी से बाहर हो जाएंगे। एमएलए, विधायक और मंत्री तो बहुत दूर की बात है, आपको गांव का सरपंच भी नहीं खड़ा होने देगा, आपको सरपंच भी नहीं बनने देगा। और इस अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण पर आपकी जानकारी के लिए बताने जा रहा हूं, कुछ एजेंसी, कुछ संगठन उसको समाप्त करने की योजना बना रहे हैं। मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि हालांकि सम्मेलन रेगर समाज का है, अपने समाज का है, लेकिन उन्होंने इस बात पे भी चिंतन किया क्योंकि इस सम्मेलन में इस देश के राजनीतिक दल का नेतृत्व आने वाला था कि कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति के आरक्षण को समाप्त करने की योजना बन रही है। आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं, इस समाज को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, इस दलित समाज को तोड़ने के लिए क्रीमी लेयर घोषित हो, ऐसी सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने उस रिट को स्वीकार भी कर लिया है। उस पर बहस होनी है, वो अलग इश्यू है। लेकिन मित्रों, अगर ये क्रीमी लेयर की व्यवस्था हो गई तो इस सदन में बैठने वाला व्यक्ति सभी आरक्षण से वंचित हो जाएगा, सभी आरक्षण से वंचित हो जाएगा। ये मान के चले आने वाली पीढ़ी जिस 50-60 सालों में, अरे हजारों साल का हम पर अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ, उस हजारों साल के बदले में केवल 50 साल भी कहां, अभी हमारी पिछली 2 पीढ़ी, 1 पीढ़ी पढ़कर यहां पहुंची है। पिछले 50 साल में तो हमारी पीढ़ी शिक्षित भी नहीं हो पाई। जब आरक्षण का वास्तविक लाभ हमको मिलने लगा तो अब आरक्षण को समाप्त करने की बात की जा रही है। मैं पुनः अध्यक्ष को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि इस सम्मेलन के माध्यम से, इस प्रस्ताव के माध्यम से इस देश की केंद्र सरकार को इस बात का आह्वान करेगी कि आरक्षण समाप्त करने की जो कुटिल योजना बनाई जा रही है उसको रोका जाए और आरक्षण तब तक दिया जाए तब तक इस समाज का विकास और पूर्ण विकास ना हो जाए और सर्व क्षेत्र में विकास ना हो जाए। इसलिए मेरे अध्यक्ष जी ने कहा कि संक्षिप्त में एक बात कहूंगा, आरक्षण हमको इसलिए नहीं मिला, आज हमारे मंच पर भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र है। आरक्षण के लिए बड़ा लंबा संघर्ष किया है बाबा साहब ने। 1950 में संविधान लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ, लेकिन यह संविधान बनने के साथ साथ हमको आरक्षण नहीं मिला मित्रों। यह आरक्षण हमको मिला 1931 और 1930 और 1931 के गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब अंबेडकर ने ब्रिटिश के सामने बताया कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारा विकास नहीं हो रहा है। उस अत्याचार की जब कहानी और घटना उस गोलमेज सम्मेलन में रखी गई, उसी गोलमेज सम्मेलन के अंदर आरक्षण की व्यवस्था हुई और 1932 में पूना पैक्ट के चलते हमें आरक्षण की व्यवस्था मिली। लेकिन उस पूना पैक्ट के अंदर जो उस आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी ने अनशन किया और अनशन के बाद जो नया आरक्षण आया उसे पूना पैक्ट कहा जाने लगा और पूना पैक्ट के माध्यम से आरक्षण मिला।
मित्रों, 1950 के बाद संविधान बना और संविधान में हमें आरक्षण मिला। इन 70 सालों में शायद एक या दो पीढ़ी, शायद ये जो क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, ये केवल और केवल 1 या 2% है। 1 और 2% के नाम पर 98 इस अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्गों के आरक्षण को समाप्त करने की योजना का हमें पुरजोर विरोध करना चाहिए। मित्रों, मैं अंतिम बात की घटना देना चाहूंगा। अगर हम ये सोते रहें आरक्षण ना मिलने का गम कितना है, तो मुझे लगता है कि प्रकाश जी चौहान ने बड़ा दर्द भरा अपनी विषय रखा, अपना संघर्ष रखा। वो नौकरियों से वंचित है, वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित है। क्यों? क्योंकि वहां आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। आज दिल्ली और राजस्थान के अंदर हमारे राजनीतिक क्षेत्र में नौकरियां मिल रही है, IAS IPS सरकारी कर्मचारी बन रहे, तो उसका आरक्षण आधार है। लेकिन कहीं ना कहीं आरक्षण हमसे छीन ना ले, इसके लिए हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। मैं अंतिम घटना के साथ अपने विचार को समाप्त करूंगा और पुनः इस बात के लिए ज्ञापित करता हूं कि आरक्षण जैसे विषय पर, जो सामाजिक विषय है, वो केवल हमारे समाज का नहीं, संपूर्ण समाज का विषय है। उस पर चिंतन किया, इसके लिए अध्यक्ष जी और अशोक जी का मैं धन्यवाद करता हूं। इस घटना के साथ मैं बताना चाहता हूं, 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। 1933 में 1933 में एक अमेरिका के पत्रकार और एक ब्रिटिश पत्रकार पूना पैक्ट के बाद कैसी देश की राजनीति है उसके जानने के लिए वो भारत आए। उस समय हिंदुस्तान के 3 नेता थे जिनके बारे में पूना पैक्ट से जिनका सीधा संबंध था। वो सुबह सुबह पहुंच गए जिन्ना साहब के घर, उनसे मिलना चाहते थे, उनको आर्गुमेंट करना चाहते थे। लेकिन जिन्ना साहब सुबह सुबह जब पहुंचे तो उनसे सहायकों से कहा कि हम जिन्ना साहब से मिलना चाहते हैं। तो जिन्ना साहब, उनके सहायकों ने कहा कि जिन्ना साहब सो रहे हैं, आप बाद में आइएगा। वो दोनों पत्रकार चले गए। शाम को मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी, टेलीफोन थे नहीं, आजादी का आंदोलन चल रहा था। वो रात को पहुंचे गांधी जी के पास, तो शायद गांधी जी नियम के बड़े पक्के थे, उनका सोने जगने का सबका समय निश्चित था। तो उनके सहायकों से कहा कि हम बापू से मिलना चाहते हैं, गांधी से मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा बापू तो सोने चले गए हैं, आप कल आइएगा। वो पत्रकार करते क्या करते, वो रात को इसी 26 अलीपुर रोड दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर के पास पहुंचे। रात्रि का समय था, 12-1 बजे का समय था। उनके सहायक से पूछा कि हम बाबा साहब से मिलना चाहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप रुकिए, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर रात को अध्ययन करते थे, सबसे ज्यादा पत्र लिखते थे, सभी एजेंसीज को पत्र लिखते थे, सभी संबंधित विषयों पे पत्र लिखते थे, लेखन का काम करते थे। उन्होंने कहा इंतजार कीजिए। उन्होंने अपना लेखन का काम समाप्त किया, उन ब्रिटिश पत्रकारों को बुलाया और ब्रिटिश पत्रकारों को बुलाने के बाद अपनी बात को रखा। उसी संवाद के अंदर उनकी लगभग बातचीत हुई। बातचीत के बाद जाने लगे। जाते जाते उन्होंने एक प्रश्न किया, कहता डॉक्टर अंबेडकर, हम जिन्ना से मिलने गए तो वो सो रहे थे, हम बापू से मिलने गए, गांधी से मिलने गए तो वो सो चुके थे, लेकिन तुम अभी भी रात को काम कर रहे हो। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो बात कही वो बड़ा ध्यान देने वाला विषय है। उन्होंने कहा मित्र, उनका समाज जगा हुआ है इसलिए वो सो रहे हैं, मेरा समाज सो रहा है इसलिए मैं जाग रहा हूं। तो मित्रों, इस बात का ध्यान रखना, अगर आज फिर सो गए तो यह आरक्षण आपके मुंह से, आपके हाथ से छीनने वाला है। मैं पुनः अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने जो आरक्षण के लिए जो विषय रखा है वो निश्चित तौर पे रेगर महासम्मेलन आरक्षण लागू रहे, और ये तब तक तो रहे जब तक हमारा शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद राजकुमार फुलवारिया जी, आपने बड़े सुंदर शब्दों का चयन करते हुए रायगढ़ समाज को संबोधित किया और आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कई घटनाओं का स्मरण भी कराया। मैं अब ये 13 प्रस्ताव